वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ संडे पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी अच्छे से देख रहे हैं फिलहाल। हमेशा की तरह एक रैली होने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स नोटिस कर रहे हैं कि इस सेक्टर ने बहुत अच्छा किया हुआ है। सो SKF इंडिया, इसका 1 year रिटर्न इज 51%, टिमकेन इंडिया विद 97% एंड शैफलर विद 125%। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेयरिंग इंडस्ट्री एंड ये बेयरिंग इंडस्ट्री में जो रैली आ रही है उसके पीछे के रीजंस और आगे चल के फ्यूचर में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रैली सस्टेन होगी, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो प्रतीक, bearings क्यों इतने important है? Like what is so special about bearings? So bearings are the components which are used for the rotation in any mechanism for an machine. So these components are used for the anti-friction applications. तो और वो bearings basically बहुत ही फाइन प्रोडक्ट्स रहते हैं। सो उनके जो मेजरमेंट्स रहते हैं वो मेजरमेंट्स रहते हैं या फिर उनके जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो बहुत ही अक्यूट रहते हैं। सो उसके लिए प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत एक नेसेसरी पार्ट रहता है। और जो कंपनीज है जैसा आपने कहा SKF, टिमकेन और शैफलर, सो दीज आर इनटू बियरिंग्स, मोस्टली प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग्स, और इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी है इंडिया में। तो इसके वजह से और जो बियरिंग्स की डिमांड है वो अब धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग automations and electrifications. So that is one of the key reasons for the rise in the bearing stock. So basically अगर हम एकदम फंडामेंटली कहें तो bearings किसी भी मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? So what a lot of people think is bearings is very closely related to auto sector, which is true, but it is also related to a lot of other sectors as well. So for example अगर हम इंडिया के ये सारे बेयरिंग्स कंपनीज की बात करें तो इनका एक बहुत बड़ा जो सप्लाई है वो रेलवेज को है, एंड रेलवेज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज रेलवेज का नेटवर्क अगर हम कंसिडर करें इंडिया में, and considering कि सारे cities के अभी नए metros है which also forms part of the railways, so obviously it becomes a really important part of the overall system of railways. So just to give a statistics, जो 3 companies की हमने बात की, ये तीनों combined अगर हम consider करें then they make up almost 85% of the total market share of the bearings that is supplied to railways in India. So obviously this is a very huge market, right? सो प्रतीक, मतलब अगर हम बात करें कि इसके मैन्युफैक्चरिंग पे खास फोकस क्यों फिलहाल हो रहा है, तो इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं? सो जैसा आपने कहा कि बेसिकली जो अंडरलाइंग सेक्टर्स है जो बियरिंग जिनको सप्लाई करते हैं, ऑटो सेक्टर लीजिए, रेलवे लीजिए या फिर स्टील इंडस्ट्री, जहाँ भी हैवी मशीनरी यूज़ होते हैं बेयरिंग्स वहाँ पे उनके एप्लीकेशन रहती है। और जैसा हमने रेलवे में देखा कि एक रेलवे में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जहाँ पे जो एक डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पुश दिया है कि जो DFC है जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट बहुत सारे हो सकते हैं इंडिया में, तो उसके वजह से जो वैगन्स लगेंगे टू मेक मोर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट, तो उसके वजह से बेयरिंग्स का जो यूसेज रहेगा वो भी बढ़ सकता है। तो वैगन्स हो या फिर लोकोमोटिव्स हो जो वो वैगन को चलाते हैं तो वहाँ भी बेयरिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो वन ट्रिगर टू फॉर दिस बेयरिंग इंडस्ट्री। एंड अगर हम ऑटो के बारे में देखा जाए तो अभी देख लीजिए कि एक पैसेंजर व्हीकल में ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 बियरिंग्स यूज़ होते हैं एक सोल पैसेंजर व्हीकल में। वैसे ही कमर्शियल व्हीकल में ऑलमोस्ट 160 बियरिंग्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि जैसे पैसेंजर व्हीकल्स के वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं तो और बियरिंग्स का ऐसा प्रोडक्शन पे रहता है, जैसा व्हीकल का प्रोडक्शन नंबर बढ़ेगा बियरिंग्स का यूसेज भी डिमांड भी बढ़ेगा, तो वो भी एक की ट्रिगर है। ऊपर से जो हाइब्रिड व्हीकल्स रहता है दे ऑल्सो नीड मोर बियरिंग्स, तो दैट इज। और जैसा हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बन ही रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये भी कहते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल्स वुड बी द ब्रिज बिटवीन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स। सो देयर वहाँ भी बियरिंग्स का जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड आई थिंक जब से गवर्नमेंट का भी फोकस एक आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पे रहा है तो ऑब्वियसली ये एक सेक्टर ऐसा रहा है जहाँ पर इंपोर्ट्स काफी ज्यादा होते थे। चाइना ऑब्वियसली इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ बेयरिंग एज वेल, लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली जब से थोड़ा इम्पेटस गवर्नमेंट का रहा है ऑन ट्राइंग टू गो विथ मेक इन इंडिया, तब से मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे
ये जो थीम है इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज फ्रे में आ रही है एंड ओवरऑल जो सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिल रहा है टू ग्रो. सो ऑब्वियसली दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर. सो अगर हम बात करें कि चाइना प्लस वन इसकी बातें बहुत टाइम से हो रही है, वेदर इट इज केमिकल सेक्टर, वेदर इट इज फार्मा, वेदर इट इज सो मेनी कमोडिटीज. तो there is a lot of focus right now of lot of other countries कि हम चाइना पे डिपेंडेंस कम करें. बट डू यू थिंक कि ये जो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स अदर कंट्रीज वो इजीली हो पाएगा? सो बेसिकली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इज, मतलब जैसा हमने देखा कि पैंडमिक के टाइम पे एज चाइना बीइंग द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, पैंडमिक के टाइम पे वो उनके प्रोडक्शन एक्टिविटीज थोड़े कम हो गए थे. दैट लेड टू अ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस इन मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज. ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा सप्लाई कॉन्स्टेंट हुआ. तो बहुत सारे कंपनीज ने देखा कि हाँ हमारा जो सप्लाई था वो एक ही प्लेस पे फोकस था. सो वी शुड एक्सपैंड इट मोर, जहाँ पे हमारा रिस्क भी थोड़ा कम हो सके. कुछ अगर चाइना में कुछ कैलामिटीज आए, नेचुरल डिजास्टर जैसा पैंडमिक भी हुआ था एक, तो वैसा ना हो और हमारा सप्लाई ना रुके. तो इसलिए वी नीड टू हैव वन मोर हब फॉर आवर सप्लाईज. तो जैसे चाइना प्लस वन या प्लस टू. बट यहाँ पे दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया के भी लेबर कॉस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन नेशंस और यूएस के जो नेशंस है. बट इट्स नॉट जस्ट इंडिया. There are many different companies, many different countries where the companies can shift their manufacturing hubs, like let's say Mexico है, Vietnam है, American countries है, South American countries है, वहाँ पे भी they can shift their manufacturing hubs. तो it's not just India, they have many viable options available, but अभी पूरा Indian regulation system पे ही है कि how they attract these suppliers. And China को जो manufacturing capacity है वो बहुत सारे डिकेड पे उन्होंने बनाया है. Exactly. Many of the things, जैसा हमने देखा है कि स्टील इंडस्ट्री में उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टोटल इंडिया के कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है. तो वैसे ही, और वो रिप्लेस करना इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया का अभी तक उतना नहीं है. और चाइना का जो है, इनका मैन्युफैक्चरिंग भी और सप्लाई चेन भी, दे आर मोर बड़े भी है और मोर एफिशिएंट भी है. I think that is the excellent point that you mentioned here, because क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार कंपनीज या फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक शिफ्ट अगर होगा तो इमीडिएट हो जाएगा. चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा था, अभी इंडिया कर लेगा. बट मैन्युफैक्चरिंग के आजू बाजू भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे सप्लाई चेन होगा या फिर क्लियरेंसेस होगा. एग्जैक्टली. सो ये सब चीजें भी सेटअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस. तो वो सेटअप होने के लिए इंडिया में टाइम लगेगा. आई मीन यू कांट जस्ट से कि चाइना ने वो पूरे डिकेड में कर लिया और हम 2-3 साल में कर लेंगे. करेक्ट. दैट इज वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ट्रू. Yeah, I mean, this is what has been the scene in the investing world, right? Yes. क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लग रहा था कि जब से चाइना प्लस वन की बात हो रही है तो बेनिफिशियरी सिर्फ इंडिया होगा, ऐसा एक मानना था. आई थिंक जिस तरीके की रैली हमने यहाँ पे देखी है, जिस तरीके के नंबर्स भी ये कंपनीज पोस्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि समवेयर पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग कि चाइना जब वापस प्रोडक्शन चालू करेगा, जब वो उनके करंट स्लोडाउन से वापस आएंगे, सो जिस तरीके के वॉल्यूम्स दे विल बी एबल टू पोस्ट, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग, ऐसा मुझे लगता है. एंड दैट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे चल के जब चाइना, अभी फिलहाल चाइना की भी जो सिचुएशन, चाइना के बैंक्स, सेंट्रल बैंकर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग द ग्रोथ बैक ऑन ट्रैक. सो लेट्स सी. आई थिंक जब चाइना की प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होगी तब we'll get a true idea of what the industry dynamics are. तो अगर ये एक वन टाइम इफेक्ट रहा तो that would not be good, a positive thing for Indian manufacturers. Absolutely. So one more theme that we always have to talk जब bearings की बात होती है, that is the auto sector, because auto sector में इनका contribution almost 35 to 40% होता है. So auto sector में एक बहुत बड़ा change obviously is the EV part. Yes. So अगर हम EV के point of view से देखें तो bearings में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है कंपनीज को. सो बियरिंग्स बेसिकली मोस्टली जो आईसी इंजन्स रहते हैं, जैसे अपने इंटरनल कंबशन इंजन जैसे पेट्रोल डीजल, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है. बट अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो पूरे बैटरी पे चलते हैं, जो रोटेशनल मोशन, जो सीधा बैटरी से ही पावर आती है, तो वहाँ पे इंजन की कोई ज़रूरत नहीं. तो बेयरिंग का जो रिक्वायरमेंट रहेगा या फिर वॉल्यूम रहेगा वो कम रहेगा. बट अगेन जो जहाँ पे वो बियरिंग्स रहेंगे, दैट वुड बी मोर
स्पेसिफिक बियरिंग्स, जिसकी वजह से रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं इन कंपनी के. बट अगर देखा जाए तो दीज कंपनीज आर स्टिल ट्राइंग कि व्हाट दे कैन डू विद द ईवी व्हीकल्स. बट अगेन 2030 तक जो इंडिया का एम है कि 30% ऑफ द व्हीकल्स सोल्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड शुड बी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बट वो एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन है. बट तब तक 70 या 80% तो CNG या फिर ICE तो रहने ही वाला है. तो ऐसा नहीं कि एकदम से अचानक सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और बेयरिंग्स की कुछ मतलब बेयरिंग्स की बहुत कम जरूरत पड़ेगी. तब भी ICE व्हीकल्स बनने वाले हैं तो वहाँ पे भी बेयरिंग्स लगने ही वाले हैं. तो दैट इज वन की पॉइंट टू रिमेंबर. या एग्जैक्टली. एंड आई थिंक बहुत बड़ा पोर्शन बेयरिंग्स का व्हील्स में जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा फर्क नहीं है कंपेयर्ड टू EV एंड ICE. सो इंजन्स में थोड़ा बहुत फर्क है एंड दैट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे चल के अगर ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम होते हैं तो मे बी न्यूअर प्लेयर्स विल एंटर डूइंग स्पेशलाइज्ड बेयरिंग्स एज वेल. सो दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें बेयरिंग कंपनीज की, तो जो मेन 3 कंपनीज हमने मेंशन की थी, दे ऑल हैव अ फॉरेन पेरेंट. एंड इसका उनको बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है, राइट? तो जैसा हम देखें कि शैफलर, SKF, टिमकेन, इनके पास फॉरेन पेरेंट्स भी है. तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो टेक्नोलॉजी रहती है वही उनके पेरेंटेज से सीधा दे हैव द राइट्स टू, मतलब वो यूज करते ही है. और ऊपर से जैसा हमने EV की बारे में बात की, तो हमने देखा कि जो डोमेस्टिक ये अपने कंपनीज है, दे आर नॉट दैट मच इनटू EVs, दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. बट जो फॉरेन पेरेंट्स है, दे हैव ऑलरेडी पार्टनर विद सम OEMs, मतलब जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, टू क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे बियरिंग्स का बहुत अच्छा यूसेज हो सकता है. तो वो अगर टेक्नोलॉजी भी अगर इंडिया में वो लाते हैं बाय दीज कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है, तो दैट कुड बी ऑल्सो बेनिफिशियरी फॉर दिस कंपनीज, सो दैट दे कैन यूज द टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. एग्जैक्टली. लाइक मैं वही सोच रहा था कि अगर ऑटो कंपोनेंट मेकर है कोई, तो दे विल प्रोबब्ली थिंक कि इस कंपनी का पेरेंट ऑलरेडी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दीस पार्ट्स, सो इट्स बेटर कि मैं इनको ही ऑर्डर दे दूं. सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम ये इंडस्ट्री देखते हैं, स्पेशली इन इंडियन कंटेक्स्ट. अगर ये सारे कंपनीज की बात करनी हो तो ऑब्वियसली रॉयल्टी एक बहुत बड़ा सेक्शन बन जाता है ऑफ कॉस्ट दैट दीज कंपनीज हैव टू पे टू देयर पेरेंट. सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोमिनेंट है. इसके अलावा एक और कंपनी जो इन सारी कंपनीज को सप्लाई करती है, दैट इज रोलेक्स रिंग्स. एंड हो सकता है कि दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ द काइंड ऑफ थीम दैट इज गोइंग ऑन इन द करंट बेयरिंग इंडस्ट्री एज वेल, राइट? Yes, तो रोलेक्स का जैसा हमने देखा रिसेंटली IPO हुआ है. स्टॉक हैज डन वेरी वेल सिंस इट्स लिस्टिंग. ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1800 या फिर अब तो कुछ तो चालू है. बट जैसा हम देख रहे हैं कि दे सप्लाई टू दिस बियरिंग कंपनीज. जो बियरिंग कंपनीज अपना जो फ्यूचर है, मतलब उन्हें देख रहा है कि दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर. वैसे ही वो बेनिफिट भी रोलेक्स रिंग्स को हो सकता है. बट अगर रिस्क के, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री के रिस्क के बारे में बात किया जाए, एक मेन रिस्क यहाँ पे बिजनेस रिस्क है, वो जो है काउंटरफिट के प्रोडक्ट्स. तो जो वो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स है, दे आर ऑल्सो यूज्ड. मतलब लेट्स से एक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा हम बात कर सकते हैं. बट अगेन वो दैट रिमेन्स अ की रिस्क. बट अगेन वो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स है तो उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, इवन दो द कॉस्ट लो है. तो अल्टीमेटली अगर इफ वन कंपोनेंट इज गिविंग मी ट्रबल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, आई वुड स्विच टू अ मोर ड्यूरेबल कंपोनेंट. एंड वही यहाँ पे अपने बेयरिंग कंपनीज का एंटर करते हैं. ट्रू. आई मीन बिकॉज वो एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली जिस मशीन्स में एक बेसिक कंपोनेंट ही लगने वाला है तो उनके पास शायद ऑप्शंस हो. बट लाइक प्रतीक सेड, क्वालिटी में फर्क ऑब्वियसली पड़ सकता है. सो काउंटरफीट इज समथिंग दैट ऑल दीज कंपनीज हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि ये इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क है. एंड ऑब्वियसली this is apart from the business, the macroeconomic risk that we talked about. चाइना का फैक्ट्री एक बहुत बड़ा रिस्क है इन कंपनीज के लिए. So obviously it's not like मैन्युफैक्चरिंग अभी बूम में चल रहा है तो ये सारे बेयरिंग कंपनीज अच्छा ही करेंगे. We talked about the risks and the type of effect China has on any commodity. So ये सारी चीजें इस सेक्टर को थोड़ा साइक्लिकलिटी देती है. And that is something that retail investors have to take care about. Yes, और ऊपर से जो कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो है स्टील.
Right. जैसे हम देखते हैं कि स्टील के प्राइसेस कितना फ्लक्चुएट होता है, Exactly. तो उसके वजह से कंपनीज के मार्जिन्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. बट अगर देखा जाए कंपनीज के पास्ट मार्जिन्स देखें तो दे हैव नाइस, मतलब दे हैव क्वाइट हेल्दी मार्जिन्स. सो लेट्स से कि अगर मार्जिन्स का थोड़ा ड्रॉप भी हुआ तो एक रेंज में अगर वो मार्जिन्स मेंटेन रहे तो दैट इज इनफ. मतलब द लोएस्ट मार्जिन इन प्रीवियस द प्रीवियस एनीवेयर द लोएस्ट मार्जिन वाज Right. एंड द हाईएस्ट मार्जिन्स व्हिच द कंपनी हैज रीच्ड. अगर वही मार्जिन्स में वो कंपनी कैन ऑपरेट वेल with the volatility of steel prices, Right. then that would be a perfect thing these for the companies. Right. So on that note, we'll conclude this week's podcast. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. If you think कि हमारे videos informative है, we talk about some really interesting sectors, then do check out investjournal.in. You can use the coupon code MP30 to get 30% discount on all our research products. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you. Thank you.